ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है अर्जुन टेली क्लासेस में। अर्जुन टेली क्लासेस का ये क्लास नंबर 3 है और हमारा आज का एजेंडा रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम उसको अच्छी से सीखेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल पोजीशन को समझने और प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग करने और अंत में यूजर को सूचित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को कंसिस्टेंट, कंपेरेबल और रिलायबल बनाने के लिए कुछ फंडामेंटल रूल्स, मान्यताओं मीन्स एजम्पशंस और परंपराओं मीन्स कन्वेंशन का पालन किया जाता है। इन्हीं को प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। हम अकाउंटिंग के सभी मेजर प्रिंसिपल को विस्तार से समझते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अनुसार व्यवसाय को उसके ऑनर या ऑनर्स से एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट इकाई माना जाता है। इस प्रिंसिपल को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब मालिक व्यवसाय में 5 लाख रुपया लगाता है तो व्यवसाय के पास 5 लाख नगद आते हैं और मालिक के प्रति 5 लाख का दायित्व कैपिटल बनता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्राइंग्स। जब मालिक पर्सनल उपयोग के लिए बिजनेस से 20,000 निकालता है तो उसे व्यवसाय का खर्च नहीं बल्कि ऑनर्स ड्राइंग माना जाता है और उसकी कैपिटल से घटाया जाता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूज ऑफ ऑनर्स कार। यदि ऑनर अपनी पर्सनल कार बिजनेस के लिए उपयोग करता है तो कार बिजनेस की एसेट्स नहीं मानी जाएगी। हाँ, यदि बिजनेस इसके लिए रेंट देता है तो वह रेंट बिजनेस का एक्सपेंस होगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेमेंट ऑफ पर्सनल बिल्स। यदि बिजनेस के खाते से ओनर के घर का लाइट बिल भरा जाता है तो यह ड्राइंग माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिजनेस लोन। यदि बिजनेस बैंक से लोन लेता है तो यह बिजनेस का लायबिलिटी है, ना कि ऑनर का पर्सनल लायबिलिटी। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अनुसार अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट को दर्ज किया जाता है जिन्हें मुद्रा जैसे रुपये, डॉलर में मापा जा सकता हो। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं, जैसे एसेट्स। 10 लाख की मशीन खरीदी, इसे दर्ज किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन रिसोर्सेस। कर्मचारियों का उच्च मनोबल और स्किल्स, इसे दर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका मॉनिटरी वैल्यू तय नहीं किया जा सकता। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेल। 50,000 का माल बेचा, इसे दर्ज किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुडविल। यदि गुडविल खरीदी गई है जिसका मॉनिटरी वैल्यू चुकाया गया है तो उसे दर्ज किया जाएगा, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्राइक। वर्कर की हड़ताल से उत्पादन का रुकना। हड़ताल की घटना को नहीं बल्कि उससे होने वाले मॉनिटरी नुकसान यदि मापा जा सके को दर्ज किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मानती है कि बिजनेस अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और उसका निकट भविष्य में परिसंपन्न मीन्स लिक्विडेशन या बंद होने का कोई इरादा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को कुछ उदाहरण से समझते हैं।
वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मशीनरी को उसकी लागत पर दिखाया जाता है, ना कि उसके तत्काल बिक्री मूल्य पर, क्योंकि यह माना जाता है कि उसका उपयोग भविष्य में उत्पादन के लिए किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एक मशीन लागत 10 लाख रुपया, जिसका जीवन काल 10 वर्ष है, पर हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि व्यवसाय 10 साल तक चलेगा और मशीन का उपयोग करेगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लोन्स। कंपनी 10 साल के लिए लोन लेती है, क्योंकि यह मानती है कि 10 साल के बाद भी बिजनेस का अस्तित्व रहेगा और बिजनेस लोन चुका पाएगी। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगले साल के लिए चुकाया गया बीमा प्रीमियम एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि व्यवसाय अगले साल भी चलेगा और इस बीमा का लाभ उठाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट। कंपनी भविष्य के विकास के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करती है, यह मानते हुए कि वह भविष्य में इन इनोवेशन से बेनिफिट करेगी। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अनुसार एसेट को उनके परचेस प्राइस या एक्विजिशन कॉस्ट पर दर्ज किया जाता है और भविष्य में भी इसी मूल्य पर डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है, भले ही उसका मार्केट वैल्यू बदल जाए। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। परचेज ऑफ लैंड। 1990 में 1 लाख में खरीदी गई लैंड, जिसका आज मार्केट वैल्यू 50 लाख है, को बैलेंस शीट में 1 लाख पर ही दिखाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे गए 1000 शेयर मीन्स टोटल लागत 1 लाख को 1 लाख पर ही दिखाया जाएगा, भले ही उसका मार्केट वैल्यू ₹150 हो जाए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मशीनरी। 5 लाख की मशीनरी पर 1 लाख डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसे 4 लाख पर दिखाया जाएगा, चाहे उसका मार्केट वैल्यू 3 लाख हो या 6 लाख हो। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्वेंट्री और स्टॉक। स्टॉक का मूल्यांकन आमतौर पर लागत या मार्केट वैल्यू जो भी कम हो पर किया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट ही होती है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्विजिशन कॉस्ट। मशीन को लाने और स्थापित करने में हुए खर्च, जैसे 20,000 फ्रेट और 30,000 इंस्टॉलेशन को मशीन की मूल लागत में जोड़ा जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। प्रत्येक ट्रांजैक्शन में डेबिट की कुल राशि हमेशा क्रेडिट की कुल राशि के बराबर होती है। यह अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का आधार है। इस प्रिंसिपल को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कैश में माल खरीदा। कैश में अगर माल खरीदते हैं तो स्टॉक अकाउंट हमारा डेबिट होता है, तो स्टॉक एक एसेट है, तो स्टॉक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 50,000 से। कैश गया हमारे पास, तो कैश भी एक एसेट है, लेकिन कैश गया इसके लिए हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 50,000 से। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। हम डेटर्स को उधार में माल देते हैं। हम जब डेटर्स को उधार में माल देते हैं तो डेटर्स अकाउंट हमारा डेबिट होगा, क्योंकि डेटर एक एसेट है। और सेल्स मीन्स हमारा स्टॉक कम हो रहा है, तो हम स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 30,000 से। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है
टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक ₹1,00,000। हम अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1,00,000 से, और क्रेडिट हम जिस बैंक से हमने लोन ली है उस बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो वो बैंक हमारे लिए एक लायबिलिटी है, तो हम जिस बैंक से लोन लेते हैं उसको 1,00,000 से क्रेडिट करेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैपिटल इंट्रोडक्शन ₹2,00,000। जब हम बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करते हैं तो बिजनेस में कैश आता है, कैश एक एसेट से, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 2,00,000 से, और कैपिटल बिजनेस का दायित्व है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम 2,00,000 से क्रेडिट करेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेइंग सैलरी ₹40,000। सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हम सैलरी अकाउंट को 40,000 से डेबिट करेंगे। जब हम सैलरी पे करते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है, कैश एक एसेट से, इसलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 40,000 से। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। चूंकि व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता है, मीन्स गोइंग कंसर्न, उसके परफॉर्मेंस को मापने के लिए उसके जीवन काल को शॉर्टर इक्वल पीरियड्स में विभाजित किया जाता है। आमतौर पर यह अवधि 1 वर्ष जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनियां हर साल 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है क्वार्टरली रिपोर्ट्स। लिस्टेड कंपनीज इन्वेस्टर के लिए हर 3 महीने में अपने परिणाम जाहिर करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बजटिंग। कंपनीज अगले अकाउंटिंग ईयर के लिए बजट बनाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है टैक्स पेमेंट्स। इनकम टैक्स कैलकुलेशन और पेमेंट एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड मीन्स फाइनेंशियल ईयर के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मैचिंग ऑफ प्रॉफिट्स। एक स्पेसिफिक पीरियड की इनकम का मिलान उसी अवधि के एक्सपेंसेस से किया जाता है। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। यह प्रिंसिपल बताता है कि आय रेवेन्यू को कब अकाउंटिंग बुक्स में दर्ज किया जाना चाहिए। आमतौर पर आय तब मानी जाती है जब यह अर्न्ड हो जाती है, यानी जब माल या सेवाओं का ट्रांसफर ग्राहक को हो जाता है और राशि प्राप्त होने की रीजनेबल सर्टेनिटी होती है, भले ही नगद मिला हो या नहीं। इस प्रिंसिपल्स को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रेडिट सेल, मार्च में बेचा गया माल जिसका पैसा अप्रैल में मिलेगा की आय मार्च में ही मान ली जाएगी। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडवांस रिसिप्ट्स। यदि किसी ग्राहक से अगले साल प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए इस साल पैसा मिल जाता है तो उसे इस साल की आय नहीं बल्कि अनुपार्जित आय अनअर्न्ड रेवेन्यू दायित्व माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंस्टॉलमेंट सेल्स। यदि माल आज बेचा गया है और पैसा किस्तों में मिलेगा तो पूरी बिक्री आज ही मान ली जाएगी यदि वसूली निश्चित है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आय अक्सर कार्य पूरा होने के प्रतिशत मीन्स परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के आधार पर ही हर साल दर्ज की जाती है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटरेस्ट इनकम। बैंक जमा पर ब्याज जैसे जैसे समय बीतता है अर्जित होता जाता है और उसे उसी आधार पर आय माना जाता है, भले ही यह बाद में प्राप्त हो।
हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अनुसार किसी अकाउंटिंग पीरियड में अर्जित की गई आय का मैचिंग उसी अवधि में उस इनकम को अर्जित करने के लिए किए गए खर्चे से किया जाना चाहिए। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, केवल बेचे गए माल की लागत को ही उस अवधि की बिक्री आय से घटाया जाता है, ना कि खरीदी किए हुए माल की लागत के साथ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मार्च महीने का वेतन 50,000 रुपया जो अप्रैल में चुकाया गया उसे मार्च के खर्चों में ही शामिल किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रीपेड एक्सपेंसेस। 12,000 रुपया वार्षिक बीमा प्रीमियम जनवरी में चुकाया में से केवल 3,000 जनवरी टू मार्च को ही 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का ही खर्चा माना जाएगा। डेप्रीसिएशन, मशीन का उपयोग करके कई वर्षों तक आय कमाई जाती है, इसलिए उसकी लागत को उसके जीवन काल में डेप्रीसिएशन के रूप में बांटा जाता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेल्स कमीशन। मार्च की बिक्री पर कमीशन पेएबल भले ही अप्रैल में दिया हो, मार्च का ही खर्चा माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन सभी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को प्रकट किया जाना चाहिए जो यूजर्स के डिसीजन को प्रभावित कर सकती है। यह सूचना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुख्य भाग में या फुटनोट्स के रूप में दी जा सकती है। इस कॉन्सेप्ट्स को या इस प्रिंसिपल्स को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, यदि कंपनी डेप्रीसिएशन मेथड बदलती है तो उसका उल्लेख और प्रभाव फुटनोट्स में बताया जाना चाहिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंपनी पर चल रहे किसी मुकदमे के बारे में बताना जिसके हारने पर बड़ा नुकसान करना पड़ सकता है। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, अकाउंटिंग वर्ष समाप्त होने के बाद लेकिन ऑडिट रिपोर्ट जारी होने से पहले हुई कोई बड़ी घटना जैसे आग लगना, बड़ी डील होना को बताना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सब्सिडरी कंपनीज या डायरेक्टर के साथ हुए महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन का खुलासा करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और उनकी टर्म का विवरण देना। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। यह प्रिंसिपल सावधानी बरतने पर जोर देता है। इसके अनुसार जब किसी ट्रांजैक्शन के लिए दो या दो से अधिक स्वीकार्य तरीके हो तो उस तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे लोअर प्रॉफिट्स और लोअर एसेट्स दिखे। इसका मतलब है सभी पॉसिबल लॉसेस के लिए प्रावधान करें, लेकिन सभी पोटेंशियल प्रॉफिट को तब तक दर्ज ना करें जब तक वे निश्चित रूप से प्राप्त ना हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक का मूल्यांकन कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी कम हो पर किया जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर से पैसा डूबने की आशंका के लिए पहले से ही प्रावधान बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर वारंटी। बेचे गए माल पर भविष्य में आने वाली वारंटी दावों के लिए अनुमानित प्राविधान करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइटिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल या पेटेंट जैसी
इनटेंजिबल एसेट्स को जल्द से जल्द एमोर्टाइज करना। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। संभावित दायित्वों को फुटनोट्स में दिखाना, भले ही उनके होने की संभावना कम हो, लेकिन संभावित लाभों को तब तक ना दिखाया जाए जब तक वे निश्चित ना हो। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अनुसार अकाउंटिंग में केवल उन्हीं फैक्ट्स और आइटम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो इतने महत्वपूर्ण हो कि वे यूजर्स के निर्णय को प्रभावित कर सके। छोटी और महत्वहीन आइटम्स को अनदिखा किया जा सकता है या उन्हें अन्य आइटम के साथ मिलाया जा सकता है। उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। स्मॉल एसेट्स। एक बड़ी कंपनी द्वारा 50 रुपये का कैलकुलेटर खरीदना, इसे एसेट के रूप में दिखाने और डेप्रिसिएशन लगाने के बजाय उसे उसी वर्ष स्टेशनरी खर्च के रूप में दिखाया जा सकता है। राउंडिंग ऑफ। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में राशियों को निकटतम हजार या लाख रूप में राउंडिंग करना। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिपेयर एक्सपेंसेस। किसी बड़ी मशीन पर किया गया छोटा मोटा मरम्मत खर्च जैसे 200 रुपया रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा, भले ही उससे मशीन की क्षमता थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि यह राशि ई मटेरियल है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। केवल उन्हीं मुकदमों का खुलासा करना आवश्यक है जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेगमेंटेशन। यदि किसी एक ग्राहक से कुल बिक्री का 30% आता है तो यह एक मटेरियल फैक्ट है और उसका खुलासा आवश्यक हो सकता है, लेकिन यदि किसी ग्राहक से 0.01% आता है तो यह इमैटेरियल फैक्ट्स है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक बार जब कोई बिजनेस एंटिटी किसी अकाउंटिंग पॉलिसी या मेथड को अपना लेती है तो उसे साल दर साल उसी का पालन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश नीति बदलनी पड़े तो इसका फुल डिस्क्लोजर आवश्यक है। इस प्रिंसिपल को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यदि कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रही है तो उसे हर साल इस विधि का पालन करना चाहिए। वह इसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड में नहीं बदल सकती। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। यदि लिफो या फीफो में से कोई एक विधि अपनाई गई है तो उसी को जारी रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू को पहचानने के लिए अपनाई गई नीति को लगातार लागू करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेकिंग प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाने की विधि जैसे परसेंटेज ऑफ सेल्स या परसेंटेज ऑफ डेटर्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस को कैपिटल या रेवेन्यू मानने के लिए अपनाए गए क्राइटेरिया में स्थिरता होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अनुसार अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को इस तरह से दर्ज और प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वे पक्षपात रहित हो, फ्री फ्रॉम बायस हो और वेरीफेबल एविडेंस जैसे कैश मेमो, इनवॉइस, वाउचर आदि पर आधारित हो। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। कॉस्ट कंसेप्ट का पालन करना ऑब्जेक्टिविटी का समर्थन करता है, क्योंकि परचेज प्राइस सपोर्टेड बाय इनवॉइस मार्केट वैल्यू की तुलना से
अधिक ऑब्जेक्टिव है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाउचर। हर लेन देन के लिए एक वाउचर होना चाहिए जो उसके होने का प्रमाण दे सके। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक पासबुक या स्टेटमेंट के साथ कैश बुक का मिलान ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सटर्नल ऑडिट्स। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स द्वारा फिनेंशियल स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिजिकल वेरिफिकेशन। वर्ष के अंत में स्टॉक या कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन ऑब्जेक्टिविटी का प्रमाण प्रदान करता है। ये हमारी चैनल का लोगो है। हमारी चैनल का नाम अर्जुन टैली क्लासेस है। इस चैनल का टैगलाइन है, अब सीखिए टैली उस तरह जैसा उद्योग चाहता है। इस पिक्चर में या इस इमेज पर हमने YouTube का लिंक भी दिया है। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उसके बाद दो महत्वपूर्ण सूचना। पहला है वी प्रोवाइड रिकॉर्डेड वीडियो ऑन YouTube ओनली। हम इस चैनल के माध्यम से आपको YouTube पर रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे। 2 वीडियोस आर अपलोडेड एवरी वीक, वंस ऑन थर्सडे एंड वंस ऑन संडे एट 8 PM। हम हर सप्ताह इस YouTube पर 2 वीडियोस अपलोड करेंगे। पहला वीडियो हमारा गुरुवार को रहेगा और दूसरा वीडियो हमारा संडे रहेगा शाम को 8 बजे। इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग अपलोड वीडियो ओनली। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो इस टॉपिक या जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए और वो भी आप वाया कमेंट बॉक्स से पूछे। आफ्टर फ्यू मंथ्स आई विल प्रोवाइड माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कुछ महीनों के बाद मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी शेयर करूंगा। आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव आंसर्स ऑफ ऑल योर डाउट्स। उसके बाद मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।